स्वागत है आपका तो ऑटोमोबाइल में। और इस वीडियो में हमने थोड़ा सा अलग करने की कोशिश करी है। हम आपको जो है इनसाइड व्यू दिखा रहे हैं एक होंडा के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का, जो हिंदुस्तान में लोकेटेड नहीं है बाय द वे, क्योंकि हिंदुस्तान के अंदर शूटिंग करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो स्टैंडर्ड वर्ल्ड क्लास स्टैंडर्ड्स मेंटेन करने पड़ते हैं वो हर कोने पे मेंटेन करने पड़ते हैं। अगर आप जो है होंडा जैसे ब्रांड की मैन्युफैक्चरिंग यूनिट खोलते हैं, बट मुझे लगता नहीं कि 100% तरीके से वर्ल्ड सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स और SOPs मेंटेन होते होंगे अपने देश में। क्योंकि शूटिंग अंदर करना मैंने ट्राई तो किया था, क्योंकि नोएडा का प्लांट अब तो बंद हो गया है, लेकिन पहले था, मैंने ट्राई किया था, उन्होंने अलाउ नहीं किया। हो सकता है कोई जुगाड़ होता तो अलाउ कर देते। बट एनीवे पॉइंट यहाँ पे ये है कि आप देख रहे हैं आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट होंडा की, जो अमेरिका में है। और इस जो प्रोडक्शन को जैसे आप देख रहे हैं, इसको कहते हैं असेंबली लाइन प्रोडक्शन। असेंबली लाइन का सिंपल मतलब क्या है कि एक ही प्रिंसिपल पे, एक ही प्रोसीजर से एक ही प्रोसेस फॉलो होता है हर एक गाड़ी पे। उससे क्या होता है, अल्टीमेटली जो फाइनल प्रोडक्ट निकल के आता है वो जैसा एक्सपेक्टेशन होती है वैसा का वैसे निकल के आता है, कुछ अलग नहीं होता। तो एक एक प्रोसेस स्टेप 1 से लेकर स्टेप 100 जितने भी होते होंगे बीच में, वो एक ही स्टेप्स फॉलो होते हैं। और इसमें क्या है, आप जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ेगा आप नोटिस करेंगे रोबोट्स यूज़ होते हैं इसमें। और ये चाहे प्लांट इंडिया में हो या अमेरिका में हो, चाहे बरतानिया में हो, चाहे ऑस्ट्रेलिया में हो, किसी भी जगह पे हो, यूरोप में, जापान में, कहीं पे भी हो, हमेशा रोबोट्स यूज़ होते हैं गाड़ी की मेकिंग के लिए। शायद हो सकता है 20-30 साल पहले इंडिया में ना यूज़ होते हों, लेकिन आज की डेट में हर जगह पे रोबोट्स यूज़ होते हैं। क्योंकि गाड़ियों के जो पार्ट्स होते हैं उनको उठाना बड़ा मुश्किल है। एक एक पार्ट, जो बड़े बड़े पार्ट्स होते हैं, तो उनको प्लेस करने के लिए और इंजन को इंटीग्रेट करने के लिए और ओवरऑल गाड़ी को जो है एक फाइनल शेप देने के लिए रोबोटिक आर्म्स और रोबोट्स यूज़ होते हैं। तो एक चीज़ मैं आपको क्लियरली बता दूं, यहाँ की जो सेफ्टी स्टैंडर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा ऊंचे स्तर के होते हैं। अपना इंडिया वाला हिसाब नहीं है कि पता लगा कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बाहर से तो बहुत बड़ी लग रही है, बहुत अच्छी, बहुत प्यारी लग रही है, और जैसे ही आप अंदर जाएं तो कुछ एरिया तो एकदम परफेक्ट तरीके से बने हुए हैं। अब मैं यहाँ पे बेइज्जती नहीं कर रहा हूँ भारत के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स की, बट मैं अंदर जाके देख चुका हूँ। कुछ एरिया बहुत ही अमेजिंग तरीके से बने होते हैं, लेकिन कुछ एरियाज जिनको उतना ही अच्छे तरीके से बना होना चाहिए जितना एक परफेक्ट वाला एरिया उस मैन्युफैक्चरिंग में यूनिट में बना हुआ है, वो एक दूसरा एरिया बहुत ही बेकार तरीके से बना होता है, बहुत ही अनक्लीन होता है, बहुत ही अनऑटोमेटाइज्ड होता है। मतलब उसमें जो टेक्नोलॉजी का यूज़ होता है बहुत ही कम होता है। अगर आप दो एरिया लें, एरिया ए वर्सेस एरिया बी, एक ही मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में, समझ लीजिए किसी भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का नाम ले लेते हैं, फिलहाल के लिए ह्यूंडई का नाम लेते हैं। तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के अंदर आपका ह्यूंडई के, अब मेरे को नहीं पता, ठीक है, तो आई शुड नॉट बी ब्लेम कहीं ह्यूंडई मेरे पीछे पड़ जाए, बट आई एम जस्ट टेकिंग एन एग्जांपल। तो ह्यूंडई इंडिया में अगर मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, तो ये मैं आपको गारंटी के साथ बता रहा हूँ, गारंटी, कि एक एक कोना एक जैसा नहीं होगा। अगर मैन्युफैक्चरिंग ह्यूंडई की अंदर आप जाते हैं फैक्ट्री में, उसमें एरिया ए अगर आप देखते हैं तो एकदम परफेक्ट होता है। वो उसके स्टैंडर्ड वैसे ही होंगे उस एरिया के जैसे कि US में होंगे, जैसे कि यूरोप में होंगे, या ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में होंगे, या जापान में होंगे। लेकिन अगर आप एरिया बी में जाते हैं तो आप नोटिस करेंगे कि बहुत ज़्यादा बड़ा कॉन्ट्रास्ट आ जाता है, बहुत ज़्यादा एकदम उलट फेर हो जाती है। जबकि वो एरिया भी उतना ही ऑटोमेटाइज, उतना ही टेक्नोलॉजी ड्रिवन होना चाहिए और उतना ही नीट एंड क्लीन होना चाहिए वर्सेस एरिया ए। बट अनफॉर्चुनेटली अपने देश में ऐसा है तो कुछ कर नहीं सकते। तो यहाँ पे आप जो है ना नोटिस पता नहीं कर पा रहे हैं या नहीं, आई एम श्योर कर पा रहे होंगे, जो क्वालिटी चेक्स होते हैं ना एकदम परफेक्ट होते हैं, लाइक लिटरली परफेक्ट होते हैं। अब परफेक्ट का मतलब अब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है, कि 0.1% से भी कम रिजेक्शन रेट है यूरोप और अमेरिका की कार मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स में। अब रिजेक्शन रेट का मतलब कि अगर जो चीज़ फाइनल प्रोडक्ट बन के आ रहा है, जो मैन्युफैक्चरिंग पार्ट है किसी भी गाड़ी का, तो 0.1% रिजेक्शन रेट का मतलब मैं आपको समझाता हूँ क्या होता है,
कि अगर 1000 हिस्से निकल के आ रहे हैं किसी भी चीज़ के, तो उसमें से सिर्फ एक डिफेक्टिव होता है। तो ये बहुत ही अमेजिंग चीज़ है और आई थिंक ये मोरलेस पूरे वर्ल्ड में सेम ही है। भारत में भी थोड़ा ऊंचा नीचा होगा, 1000 में से अगर 999 ठीक नहीं होंगे तो 980 990 ठीक होंगे। बट ये बहुत अच्छा लेवल का जो है परफेक्शन रेट है। मतलब मेरे को लगता है 0.1% से बेहतर हो सकता है, क्योंकि बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे ह्यूमंस आर ऑल्सो इन्वॉल्व, तो ह्यूमन एरर हो जाता है। रोबोट्स और रोबोटिक आर्म्स तो शायद एरर ना करें, बट ह्यूमनली एरर इज वेरी मच पॉसिबल बिकॉज ऑफ ऑब्वियसली वंस फोकस एंड कॉन्सेंट्रेशन अगर कम हो जाती है, ऊंचा नीचा हो जाता है, तो इस वजह से। और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ इस जो प्लांट में है, बहुत अमेजिंग चीज़ ये है कि यहाँ के वर्क टाइमिंग्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा वेल डिफाइंड है, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिंजेंट है। मतलब हिंदुस्तान की तरह नहीं है कि मन किया मालिक का तो ओवर टाइम कराने लग गए, मन किया मालिक का तो ओवर टाइम कराने के बाद पैसे नहीं दिए या पैसे डिले कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पर्टिकुलर टाइमिंग्स फॉलो होते हैं, 7 से 8 घंटे के वर्क आवर्स होते हैं और आपको उसी में ही काम करना है। कोई फ़ोन कॉल से आप डिस्टर्ब नहीं होंगे, कोई आपको फ़ोन कॉल नहीं करेगा जब आप अपने घर जाएंगे, वहीं पे आप काम सब काम छोड़ के जाएंगे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में। तो देखिए वीडियो कितना अमेजिंग है। काश हिंदुस्तान में भी इतने ज़्यादा प्रोफेशनलिज्म होने लग जाए आज, नहीं तो चाहे मैं कहूँगा 5 साल बाद, 10 साल बाद, ताकि जो लोगों का वर्क लाइफ बैलेंस है वो मेंटेन हो पाए। बिकॉज इंडिया में क्या प्रॉब्लम है ना कि मालिक जो है आपको ओवर टाइम कराने लग जाता है। चलो कराया तो कराया, फिर उसके बाद क्या होता है कि पेमेंट टाइम से मिलती है नहीं मिलती है, वो भी एक अनसर्टनिटी रहती है। मतलब पता नहीं होता अपने देश में कि काम तो करा लिया, अब इसके पैसे किस हिसाब से मिलेंगे और कब मिलेंगे। तो कहने का मतलब ये है, मैं एक स्वीपिंग स्टेटमेंट नहीं है, सबके लिए नहीं बोल रहा हूँ, बट मेरे को ऐसा लगता है कि पैसे तो इम्पोर्टेंट है ही, लेकिन एट द सेम टाइम ओवर टाइम कराने के बजाय इंसान को एक वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन करना ज़रूरी है। सिर्फ इंसान को नहीं, ये काम तो मोटिवेट करना चाहिए फैक्ट्रीज़ को कि भाई आप वर्क लाइफ बैलेंस मेंटेन कीजिए। तो मुझे फ़िलहाल लगता नहीं है, जैसा मैं बोलता हूँ भारत में नहीं है, क्योंकि मैंने कॉर्पोरेट सेक्टर में भी काम किया है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अगेन मैं सारी कंपनीज के बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बट मेजॉरिटी के बारे में बोल रहा हूँ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप नोटिस कर चुके होंगे, इसका हर एक कोना इतना क्लीन है इसका हर कोना। अगर आप नोटिस करें इस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का, अनलाइक इंडिया में जहाँ पे कहीं पे तेल गिरा होगा, कहीं पे सफाई नहीं हुई होगी, कहीं पे पान की पिचकारियाँ गिरी होंगी, कहीं पे थूक गिरे होंगे। अब तो वैसे कोरोना में मेरे ख्याल से थोड़ी सी अकल आ गई होगी लोगों को कि पान की पिचकारियाँ और थूक फेंकना मतलब कि दूसरे को मौत देने के बराबर है। तो आई होप ये जो है कम हो गया होगा। बाकी जैसा आप देख सकते हैं आपके सामने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कितनी ज़्यादा स्पिक एंड स्पैन या क्लीन एंड टाइडी कह लीजिए आप लग रही है। सो अभी तो जो आप देख रहे हैं ना वो सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है, सिर्फ और सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग। अब आप पूछेंगे और कौन कौन से एरिया होते हैं? जी बिल्कुल होते हैं। कैंटीन का एरिया होता है, या वहाँ पे अगर उसके उनके टर्म्स में बोले हैं तो ईटरीज होती हैं, ईटरीज कह लीजिए, जहाँ पे अलग अलग किस्म का खाना मिलता है। अपने यहाँ पे तो एक कैफेटेरिया होगा सिर्फ, जहाँ पे लोग जाएंगे और एक तरीके का खाना ऑर्डर करेंगे और वो खा लेंगे, और वरना अपना जो खाना लाए होंगे वो खा लेंगे, अपने टिफन लाए होंगे टिफन वो खा लेंगे। लेकिन ऐसे देशों में, यूरोप और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका जैसे देशों में क्या होता है कि आपको अलग अलग टाइप की जो है रेस्टोरेंट्स बने होते हैं इनके अंदर ही, और हर किस्म का खाना मिलेगा, चाहे इंडियन मिले, चाहे चाइनीज़ मिले, चाहे जापानीज़ मिले, अमेरिकन मिले, मैक्सिकन मिले, लैटिन अमेरिकन में जितनी भी कंट्रीज़ हैं, इटालियन मिले, मतलब मेडिटेरेनियन, हर किस्म का खाना आपको मिलेगा। दूसरी चीज़, यहाँ के टॉयलेट्स जो हैं अपने भारत के जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के टॉयलेट्स हैं उससे मतलब 1000 गुना बेहतर है। तो कोई कहने की बात ही नहीं है, उनके बारे में तो मैं बात नहीं करूँगा, वो तो सबको ही पता है। तो विदेश जाता है तो सबसे पहले नोटिस करता है कि टॉयलेट्स कितने क्लीन है। ये तो हर बंदा बोलता है, चाहे कोई भी जाए विदेश, तो अमीर से अमीर या कम से कम पैसे वाला, वो सबसे पहले यही बोलता है कि इतनी साफ सफाई है और इनके जो गौसल खाने हैं वो कितने ज़्यादा साफ है, या टॉयलेट्स कह लीजिए या वॉशरूम कह लीजिए, जो भी आपको कहना है। तो और चीज़ें जो इसके अंदर होती हैं मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के, वो है फर्स्ट एड रूम,
उसमें भी इतना पर्टिकुलर तरीके से चीज़ें वेल मैनेज होती हैं। आपको पता होता है जब आप फर्स्ट एड रूम में जाते हैं कि आपको क्या चीज़ लेनी है, चाहे कोई दवाई हो, चाहे कोई इन्फेक्शन पे लगाने के लिए मेडिसिन हो। क्योंकि जब आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे होते हैं तो कभी ना कभी कुछ न किसी चीज़ से आपकी बॉडी पे स्क्रैच आ सकता है। तो कहने का मतलब है हर किस्म की दवाई फर्स्ट एड रूम में अवेलेबल होती है। अब मैं ये इंडिया के लिए नहीं कह सकता हूँ, या शायद मुझे कॉन्फिडेंस कम है, क्योंकि मैं एक चीज़ नोटिस करता हूँ जो मुझे बड़ा गुस्सा आता है कि ये मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जब इंडिया में आती हैं, होंडा, ह्यूंडई, टोयोटा ऐसे टाइप की, तो इनका फोकस ये रहता है कि सस्ते में सबसे ज़्यादा प्रॉफिट कमाएं हम कम से कम पैसा दें, जो है हिंदुस्तान में इन्वेस्टमेंट हमारी कम हो और हमारी कमाई बहुत ज़्यादा हो। और अब आई होप कि जो ये हमारी नई वाली सरकार पिछले 6-8 साल से आई है, ये धीरे धीरे चीज़ें बदल रही है। आई एम श्योर ये बदलेगी, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स बदलेगी और लोगों को अलाउ करेगी कि एम्पावर करेगी कि भाई आप किस तरीके से काम करना चाहते हैं, क्या आपके जो है एनवायरनमेंट होना चाहिए आप बताएं, और फिर वो जो है वही चीज़ इन टर्म्स ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स। मैं लॉज एंड रेगुलेशंस एंड रूल्स की इसलिए बात कर रहा हूँ कि मैं खुद लॉयर हूँ, तो इसलिए वो इम्प्लीमेंट करवाना तो सरकार का ही काम है। लोगों से वो फीडबैक ले सकते हैं, लेकिन आई होप लोग खड़े होंगे और फीडबैक देंगे कि जी हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए। तो और चीज़ें आखिरी चीज़ मैं बता देता हूँ कि डॉक्टर का केबिन मतलब ऐसा होता है कि जैसे कि मतलब आपको ऐसा लगेगा कि 5 स्टार होटल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर ये सब चीज़ें भी मैंने आपको दिखा दी होती इस वीडियो में, तो ये वीडियो 30-40 मिनट का हो जाता। तो मेन पर्पस ये था कि आपको एक जो है आइडिया देना, एक व्यू देना कि मैन्युफैक्चरिंग जो है होंडा की अमेरिका में कैसे होती है, और कोशिश करेंगे कि जो यहाँ की मैन्युफैक्चरिंग है इंडिया की, वहाँ पे भी जाके फिर से कोशिश करेंगे कि अंदर जाके एक वीडियो बना पाएँ और फिर उसको साइड बाय साइड दिखाएं, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि कितना डिफरेंस है। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि ज़मीन आसमान का फ़र्क है, बट इतना डिफरेंस होगा कि आप बता देंगे कि ये चीज़ ठीक नहीं है, वो चीज़ ठीक नहीं है, जबकि आपकी जो नज़र होगी वो एक जनरल कॉमन आदमी की तरह होगी, पब्लिक की तरह होगी, कॉमन पब्लिक की तरह होगी। तो आप देखेंगे चीज़ों को और आप खुद ही बता देंगे कि इसमें ये कमी है, उसमें वो कमी है। कोशिश करेंगे। वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आपको ये वीडियो किसी के साथ शेयर करना हो, ऑब्वियसली जैसा मैंने बोला शेयर ज़रूर करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं, ताकि आपको जो हमारे वीडियोस हम रेगुलरली अपलोड करते हैं, डेली अपलोड करते हैं, आपको आइडिया लगा रहेगा, आपको पता लगता रहेगा कि कौन सा वीडियो कब आया है और आपको नोटिफिकेशन जाएगी। और अगर आपको वीडियोस पसंद आते हैं तो आप ज़रूर देखें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो।